सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का हमारा पार्ट क्लास 12 का, जिसमें हम जो है भाषा बोध पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम क्या पढ़ेंगे? भाषा बोध पढ़ेंगे, जिसमें हम ये वाले सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सिलेबस में है शब्द, क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात शब्द, शब्द शक्ति, परिचय एवं प्रकार पढ़ने हैं, युद्ध, शब्द युग्म और उनके प्रकार हमको यहाँ पे इस कक्षा में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी जो भाषा बोध होती है वो 3 में डिवाइडेड होती है। एक तो शब्द, वाक्य और अन्य। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुहावरे और उनका प्रयोग। ठीक है, देखो अगर हम बात करें मुहावरे की, तो जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे अपने पास क्या होते हैं? मुहावरे जो है, जब कोई भी वाक्यांश, ठीक है ना, जब कोई भी वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस है, अगर उसमें जो वाक्यांश है, अपन देखो सेंटेंस नहीं बोलते हैं, फिर हम वाक्यांश एक छोटा सा अंश बोलते हैं वाक्य का, जो अपने आप को क्या करता है, किसी एक विशेष अर्थ को जब वो प्रकट करता है, जब उसका जो अर्थ है उस पर्टिकुलर वाक्य में जो वाक्यांश है, उसका अर्थ जो है अगर वो कुछ और निकलता है, कुछ विशेष अर्थ अगर उसका निकलता है, तो उसे हम कहते हैं मुहावरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। तो इस तरीके से बहुत सारे मुहावरे अपने पास होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं आगे लोकोक्तियों पर। तो लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ बेसिकली होती है कि जो समाज ने जो खुद से जो अपने समाज ने जो खुद से जो है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कुछ सामान्य जो अर्थ हैं, जो कुछ कहावत हैं, वो खुद ही उन्होंने बना के उनका अर्थ भी उन्होंने खुद ही निकाल दिया। तो समाज के द्वारा बनाई हुई जो ये अपने पास कहावतें होती हैं, उसे हम कहते हैं लोकोक्तियाँ। ठीक है, जैसे कि अंधे के हाथ बटेर, यानी कि जो व्यक्ति जो जिसको वो जो डिज़र्व भी नहीं करता था कि उसको ऐसी चीज़ मिले, उससे अगर वो चीज़ मिल जाती है तो लोग क्या बोलते हैं? अंधे के हाथ में बटेर पड़ गया। इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बहुत काला व्यक्ति है, अगर उसकी शादी किसी गोरी लड़की से हो जाएगी, तो जो आपस में जो लोग जो होंगे वो क्या कहेंगे? हाय हाय, अंधे के हाथ में बटेर मिली है। यानी कि अंधे के जो हाथ है, यानी कि जो अपात्र व्यक्ति है, यानी कि जिसको जो वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, उसे वो चीज़ मिल गई। ठीक है, फिर अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्ख के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा भी बुद्धिमान। यानी कि अंधे में काना राजा का मतलब है कि यहाँ पर अपने पास क्या हो गया है ना, कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे मूर्ख बच्चे हैं। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा निकलता है जिसको मतलब कि ना एक शब्द का भी मतलब पता होता है ना, तो वो हाथ निकाल के मैडम से कहता है, अरे भाइयों तुम टेंशन मत लो, मैम मुझे पता है, मुझसे पूछो क्या पूछना है। बल्कि उसे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसको एक शब्द का मतलब पता है, तो उसमें सारा कुछ बक देगा। तो वो है अंधे में काना राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि गड़बड़ प्रशासन के कारण अव्यवस्था। तो मतलब आपको ऐसा है कि आपको या तो डेफिनेशन आएगी पूछने के लिए एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, या फिर ऐसा होगा कि आपके पास क्या होगा ना, कि ये आपको ऐसी लोकोक्तियाँ दी जाएंगी, या आपका मुहावरे या लोकोक्तियाँ में से कुछ भी दें, आपको ये सर्च नहीं करना है कि भाई ये लोकोक्तियाँ है कि मुहावरे हैं, बस आपको उसका मतलब आना चाहिए, वहाँ पे मतलब लिखो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब बार फालतू अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। ठीक है, जैसे अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि हर जगह सफलता प्राप्त करना। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, यानी कि जो अकेला व्यक्ति होता है वो कोई काम नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी का तो सहारा चाहिए पड़ेगा। जैसे आप अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसी न किसी टीचर की, किसी न किसी गाइडेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी। आप अकेले तो चने का जो भाड़ है उसको नहीं फोड़ सकते। दूसरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी कि मुख धनी। ठीक है, दूसरा, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि अस्त व्यस्त या खिचड़ी। ठीक है, मतलब खिचड़ी पक जाना, ऐसे करके आपको समझना है ये चीज़। ठीक है, अब आते हैं विशेषण पे। तो विशेषण क्या होते हैं? जिस शब्द में संख्या या फिर सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, उसे विशेषण कहा जाता है। यानी कि संख्या क्या होती है और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम मैं, तुम, ती, हाई, शी,
इट, वेयर, यू, ये सब। और संख्या क्या हो गई, जो भी चीज़ है, जो भी है, व्यक्ति है, वस्तु है, या जो भी चीज़ है उसे हम संख्या कहते हैं। तो जिस शब्द में संख्या या फिर सर्वनाम की होने की विशेषता हमको पता चलती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, जैसे कि अगर संख्यावाचक विशेषण है तो संख्यावाचक विशेषण का मतलब है कि इसमें हमें अंकों के द्वारा पता चलेगा। यानी कि संख्या आप समझ सकते हो ना, कि गिनकर हम कुछ चीज़ बता रहे हैं, जैसे उसके पास 4 ड्रेस हैं, वहाँ 4 लड़के बैठे हैं, एक्सेट्रा। फिर दूसरा है आकार विशेषण। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आप किस तरीके से उसका जो शेप है वो कैसा है, किस तरीके का दिखता है, लंबी, मोटी, पतली, ठीक है, छोटी, ऐसे ऐसे करके, तो वो अपना आकार विशेषण होता है। अवस्था विशेषण क्या है कि भाई उस पर्टिकुलर इंसान की आप क्या बता रहे हो कि वो अभी किस हालत में है। तो जैसे कि जो श्याम है, आप बता रहे हो कि भाई वो 10 वर्ष का है। जैसे मैं बोलूँ तो मैं अभी बहुत परेशान हूँ, तो मैं क्या बता रही हूँ, अपनी अवस्था बता रही हूँ आपको। ठीक है, दूसरा जाता है रूप विशेषण। रूप विशेषण में क्या होता है, रूप विशेषण में अपने पास राधा सुंदर लड़की है, यानी कि आप रूप को दर्शा रहे हो, राधा काली लड़की है, राधा सुंदर लड़की है, राधा ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है। गुणवाचक और रूपवाचक बेसिकली वो सेम ही होते हैं। दुकान में आओ घूम के। ठीक है, फिर आता है अपने पास कौन सा स्वभाव, भाई वो किस तरीके का इंसान है। ठीक है, मतलब वो बहुत गुस्सा करता है, ठीक है, वो बहुत रोती है, वो बहुत हंसता है, वो बहुत हंसती है, ऐसे एक्सेट्रा। तो स्वभाव विशेषण। फिर आता है स्थिति विशेषण। स्थिति विशेषण में शीला उनकी लड़की लाडली बेटी है। सो दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट स्थिति। फिर आता है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद होते हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, सार्वनामिक और संख्यावाचक। ये सब क्या होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण जो है उसके कौन कौन से भेद होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामवाचक और संख्यावाचक। ये याद करना है आपको। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामवाचक और अपना गुणवाचक। ठीक है, अब अपने पास हो जाता है क्या, अब अपने पास हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, देखो काल का मतलब ही होता है समय। तो जब हम जिन शब्दों में क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कब हो रही है, अगर हमको उस चीज़ की पता चल रहा है, उस चीज़ का हमको अगर पता चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि जिन शब्दों में क्रिया के होने का, क्रिया का मतलब है किसी काम के होने का आपको समय पता चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कि शाम, सुबह, दोपहर आदि, रमेश परसों चला गया, अजय कल सुबह। तो कल जो है वह बता रहा है कि कल, यानी कि वह अपन को क्या बता रहा है, कि समय बता रहा है कि वो कब आया है। रमेश परसों, यानी कि ये भी क्या बता रहा है, अपन को समय बता रहा है। ठीक है, दूसरा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के जो है क्रिया विशेषण, अभी हम सिर्फ विशेषण पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण के टाइप्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे लिखा भी होगा क्रिया विशेषण का क्या मतलब होता है। क्रिया विशेषण जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का बोध हो, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें जो है काम जो है उसकी विशेषता का बोध होना है। यानी कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको पता चल रहा है, किसी वाक्य के द्वारा, किसी शब्दों के द्वारा आपको ये पता चल रहा है कि हाँ आप इस तरीके से इस काम को कर रहे हो, या आप ये काम कर रहे हो। तो उसकी जब हमें विशेषता पता चलती है, किस तरीके से वो काम हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जिसका सबसे पहला टाइप हमने क्या पढ़ा है, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्रिया विशेषण जिसमें जिन शब्दों से क्रिया के नाप तोल या फिर माप, परिमाण, मात्र वगैरह से हम वगैरह का पता चलता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें ये पता चल रहा हो कि भाई ये कि चीज़ कितनी मात्रा में है, ठीक है, क्या उसका परिमाण है, ठीक है, परिणाम नहीं बोल रही हूँ, रिजल्ट नहीं, परिमाण, ठीक है, परिमाण, ठीक है। जैसे कि बहुत, थोड़ा, ज़रा सा, कम। आप बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए, ये हमको क्या बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं परिमाण बता रहा है, यानी कि आपको इतना पढ़ना चाहिए। तो ये क्या बना, आप नाप तोल एक तरीके से बता रहे हैं, तुम कम सोते हो, यानी कि तुम कम क्या बता रहा है, ये आपको
परिमाणवाचक बता रहा है। फिर तीसरा आ जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जो इन ऐसे शब्द जिसमें क्रिया के होने की रीति या विधि, तरीका, ढंग का पता चलता है। भाई जो क्रिया है वो किस ढंग से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, अगर जब हमें उस चीज़ का पता चलता है किसी भी शब्द से, तो उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि तुम तेज सरपट दौड़ती हो, तुम तेज या फिर सरपट दौड़ती हो, तो जो तेज है वो बता रहा है कि जो क्रिया है वो किस प्रकार से चल रही है, किस तरीके से, किस ढंग से वो हो रही है, फटाफट हो रही है, जल्दी हो रही है, धीरे हो रही है, कैसे हो रही है, तो ये सब ठीक है। ओके, फिर आता है अपने पास क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, और उसके हमने टाइप्स भी देख लिए। अब दो शब्दों का हमको मतलब समझना है, जो कि है तत्सम और तद्भव शब्द। आप लोग ये मत बोलना कि अब ये सिलेबस से बाहर है, ये सिलेबस का ही पार्ट है। इसमें हम जो है, इसमें क्योंकि एक PYQ है, MP बोर्ड में पूछ लिया गया था, बिकॉज देखो ये बाहर का आउट ऑफ सिलेबस तो हम इसको कह नहीं सकते पूरी तरीके से, बिकॉज जब हमने आपको इंडेक्स बताया था तो उसमें हमने बताया था कि शब्द के प्रकार आएंगे, और शब्द जो होते हैं उसमें तत्सम एंड शब्द, ये तो शब्द है, तो शब्द है भाई, ये बाहर से तो कुछ आया नहीं है। तो यहाँ पे वे शब्द जो अन्य भाषाओं के हैं, ठीक है ना। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि किसी और भाषा के होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको हम और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो अन्य भाषाओं के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रचलित हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी और भाषा के तो हैं, लेकिन आज हम उसे अपनी हिंदी में, नॉर्मल जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें हम उन शब्द को यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। वैसे तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि देखो कोई संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत अगर कोई शब्द है, ठीक है ना, उसको आज हम हिंदी में भी नॉर्मली बोलने लगे हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं जो कि संस्कृत में है लेकिन हम उसको आज नॉर्मल हिंदी की तरह बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये मातु पितु, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको संस्कृत में कहते हैं ऐसे करके, तो आप जो है आप डेली लाइफ में क्या बोलते हो, माता और पिता। तो यहाँ पे आप नॉर्मल हिंदी में भी आप जो संस्कृत में जो शब्द थे उसको हिंदी में अगर बोल रहे हो, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द इनके उल्टे होते हैं। वह शब्द जो आए तो संस्कृत से ही है, किंतु सीधे ना आकर पाली, प्राकृत आदि भाषाओं से संशोधित तथा परिवर्तित होकर आए हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के तो हैं लेकिन वो सीधी तरीके से हिंदी में बोले नहीं जाते, उनको क्या किया जाता है, उनको परिवर्तित करके, यानी कि उनको चेंज करके क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं, ठीक है। उनका रूप बहुत कुछ बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उसके उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि कर्म से प्राकृत में कम हुआ और हिंदी में काम हुआ, यानी कि अपन क्या कहते हैं कि भाई अपन जो है, सॉरी 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 अपन सॉरी सॉरी गाइस, तो हम जो है संस्कृत में बोलते हैं कर्म, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, काम। तो ऐसे शब्दों में हमने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज करके हम उसको आज वो शब्दों को आज हम बोल रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं लेकिन उनमें हम क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं, मतलब जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए वो तद्भव शब्द हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग, लेकिन उससे पहले हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये शब्द शब्द वाला थोड़ा पार्ट अभी शुरू हो गया है, तो पिछला हम भूल नहीं सकते। तो मुहावरे क्या होते हैं भाई, जल्दी आओ अपनी स्लाइड पे आओ, देखो। हाँ, मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, ठीक है ना, साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं, ठीक है। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, समाज के द्वारा बनाई गई जो कहावतें होती हैं ना, उन्हें सामान्य अर्थ कहावत है, उन्हें मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ कहते हैं। फिर हमने पढ़ा भाई, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा है विशेषण। जिन शब्द में संख्या या फिर सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं।
ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे तरीके के पढ़े और ये आसानी से आप कर भी लेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़े विशेषण के भेद, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामवाचक और संख्यावाचक। ये अपने 4 तरीके के अपने पास वो हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्रिया विशेषण पे। तो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जिनमें क्रिया के होने की विशेषता पता चलती है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला जो डिवीज़न है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसा जिन शब्दों में हमें क्रिया के होने के काल का पता चलता है, यानी कि समय का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा आ जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों में हमें क्रिया के होने के स्थान या फिर दिशा का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर तीसरा आ जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जिन शब्दों में हमें, ठीक है, जिन शब्दों में हमें नाप-तोल या फिर हमको परिमाण, मात्रा के बारे में पता चलता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर अपने पास आ जाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जिसमें जिन शब्दों में हमें कार्य के होने की रीति, ठीक है, या फिर ढंग या फिर तरीका या फिर विधि का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब वो धीरे धीरे चलती है, वो झटपट चल जाती है, वो फटफट चल जाती है, ऐसे करके, ठीक है। ओके। फिर हमने 2 शब्द पढ़े, तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि अन्य भाषाओं के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रचलित हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे शब्द जो कि अपने पास संस्कृत से ज्यों के त्यों अपन ने हिंदी में वो आ गए हैं, वैसे के विशेष शब्द, जैसे कि माता, पिता, अग्नि, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन आज हम उसे नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द, ठीक है। उपसर्ग हमने पढ़ा, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग, अब हाँ उपसर्ग हम पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग देखो उपसर्ग क्या होते हैं, उस उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं, यानी कि शब्द के अंश, शब्द के जो अपने उपसर्ग होते हैं, वह शब्दांश जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु किसी शब्द के पूर्व में जोड़कर वह नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे शब्द, ठीक है, 1 मिनट यार, मुझे पेन अच्छा नहीं मिला। हाँ, तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं ना, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से, यानी कि खुद से जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता उन शब्दों का, लेकिन जब आप उन शब्दों को, ठीक है, किंतु किसी शब्द के पूर्व में जोड़कर, जब आप इस शब्दांश को, यानी कि जो शब्द का अंश होता है, छोटा सा जो पार्ट होता है, जब उसको आप शब्द के पूर्व यानी कि पहले जोड़ देते हो, तो वहाँ पर वह एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अनु, अब अनु जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब आप इसको अनु को शासन के पीछे, यानी कि शब्द के पीछे इस शब्दांश को जोड़ देंगे, तो वो अनुशासन बन जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है ना। आपका पुत्र अच्छा है, अब ये तो ठीक है ये सेंटेंस, अब मैं यही से मैं बोल दूँ कि आपका पुत्र सू है, सू, व्हाट इज सू, सू इज़ नथिंग ना, तो इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसको डाल देंगे इस वाले अर्थ के साथ, तो ये हो जाएगा आपका पुत्र सुपुत्र है या फिर कुपुत्र है, ऐसे करके। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश शब्दों या धातु के अंत में लगकर, ठीक है, उनके अर्थ को बदल देता है, यानी कि ऐसे शब्दांश जो कि शब्द के अंत में लगकर, यानी कि एंडिंग में लगकर
उसका अर्थ जो है उसको बदल देते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अविकारी शब्द का शब्दांश है। ठीक है, अविकारी के दो, विकारी और अविकारी ऐसे करके दो डिवीजन है उसमें। तो ये है अपना, जैसे कि यहाँ पे भला शब्द में यहाँ पर भलाई, अगर भला शब्द है तो भला क्या होता है, भला कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप, हाँ, भला अपना क्या होता है, नॉर्मल भला। लेकिन जब आप बोलते हो कि इसमें हम ई जोड़ देते हैं जब, तो ये क्या हो जाती है, भलाई। ठीक है, भलाई हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, प्रत्यय के क्या प्रकार होते हैं, कृदंत और तदंत, ऐसे करके आप याद करो आराम से। क्षेत्रीय शब्द क्या होते हैं, वह शब्द जो कि क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, कि यानी कि हर क्षेत्र के अलग अलग अपने क्या होते हैं, अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे कि गांव में जो है खटिया बोली जाती है। ठीक है, सिटीज़ में बेड बोला जाता है, और भी चीज़ें बोली जाती हैं। तो अलग अलग जो जगहें होती हैं, अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, उसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी एक चीज़ के लिए। तो वो अपने क्षेत्रीय शब्द होते हैं, जैसे कि चूहा, खटमल, थैला, गोछा, लोटा, लुटिया, झाड़ू, झाड़न, टंगरी आदि, ये सब। ठीक है, अब आ जाते हैं तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या होते हैं, अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी प्राय है। यानी कि तकनीकी शब्द क्या होते हैं, अंग्रेजी वाले जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं तकनीकी शब्द। ठीक है, तकनीकी शब्द वह शब्द हैं जो किसी निम्रित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करते हैं। जैसे कि पूंजी, कैपिटल, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, शपथ पत्र, एफिडेविट, तो इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पर्यायवाची शब्द पे। पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है कि भाई इनको हम और किस किस नाम से बुला सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा नाम पलक है तो मुझे कोई बिट्टू बुलाता होगा, कोई श्वेता बुलाता होगा, कोई शर्मा जी बुलाता होगा, कोई कुछ बुलाता होगा। तो मेरे क्या है, ये पर्यायवाची हैं। जैसे कि हनुमान जी को हम पवन सुत हनुमान बोलते हैं। ठीक है, बजरंग बोलते हैं, अंजनी के पुत्र बोलते हैं, महावीर बोलते हैं। ठीक है, वायु को हम क्या बोलते हैं भाई, पवन, हवा, समीर, ये सब बोलते हैं। ठीक है, फिर हम सरस्वती को क्या बोलते हैं, वाणी, भारती, शारदा। ठीक है, ये शारदे माँ। हाथी को हम क्या बोलते हैं, गज, नाग, गयंत, ये सब। सूर्य को दिवाकर, रवि, ये सब बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे शब्द जो हैं पर्यायवाची वो बन जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं निपात शब्द पे। तो निपात शब्द क्या होता है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात यानी कि अवधारक शब्द कहते हैं। यानी कि आप जब किसी बात को जो है, ठीक है, किसी बात पर आप बिल्कुल अलग तरीके से एक प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, तो जिन शब्दों का आप उस टाइम पर प्रयोग करते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात शब्द कहते हैं। यानी कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, यानी कि बिल्कुल बोलना है कि तुम्हें ये करना है तो करना ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हें पढ़ना है, तो ये नॉर्मल शब्द है। लेकिन अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। यानी कि इसमें मैंने बोल दिया कि तुम्हें पढ़ना है, लेकिन अब मैं बोल दूँ तुम्हें पढ़ना ही है, तो ही मैंने एक्स्ट्रा में ऐड किया है, जिससे मैं आपके ऊपर दबाव बना रही हूँ कि भाई तुझे पढ़ना ही है, तुझे लाना ही है, ऐसे करके। तो वो निपात शब्द होते हैं। इनके टाइप्स होते हैं, निपात के 9 प्रकार या वर्ग होते हैं। 9 के वापरे 9 ठीक, कोई बात नहीं। स्वीकृति बोधक निपात, नकार बोधक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, ऐसे करके। निषेध, मत, नकारना यानी कि नहीं करना, मना करना किसी चीज़ के लिए। स्वीकारना, हाँ हाँ, जी जी, ऐसे करके। यार ये तो ठीक है। विषमय बोधक, क्या, काश, हाय, ये वो, ऐसे। तुलना बोधक, सा, सी, उसका, उसकी, तो तुलना कर रहे हैं ना हम उसका उसकी से। अवधारणा बोधक, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, ऐसे करके। फिर आदर बोधक, जी, आदर सा बोलते हैं, जी, आप, तुम, मैं, हम, सब, ऐसे करके। बल प्रदायक बोधक निपात क्या होते हैं, तो ही, मैं, तक, ठीक है, जो भी है।
अब हम थोड़ा ये भी देखते हैं। शब्द युग, शब्द युग में क्या होते हैं, जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। इसके 6 बोध देते हैं। पुण्यरुक्त, जैसे कि जब हम क्या करते हैं, दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब दो अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन हम उसको एक ही शब्द में लेकर चलते हैं तो उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पशु पक्षी, तो हम इसे एक शब्द लेके चल रहे हैं। ठीक है, पति पत्नी, तो हम इसे क्या लेके चल रहे हैं, एक शब्द लेके चल रहे हैं। भाई बहन, ये क्या हो गया, एक शब्द हो गया है। भाई बहन तो अलग है नहीं, अब भाई बहन कोई बोलेगा, आपसे बोलेगा नहीं भाई और बहन, भाई बहन बोल सकता है, तो आप मानोगे एक ही शब्द है, ऐसे कर करके। ठीक है, फिर आते हैं वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका एक स्पष्ट भाव विचार की प्राप्ति होती है। यानी कि वाक्य क्या होता है, एक ऐसा शब्दों का एक शब्दों का ऐसे ऐड करके जब हम एक सेंटेंस बना देते हैं जिसका एक मीनिंग होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, जिससे हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये सेंटेंस ये ज़रूर यही कह रहा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्द हमने कंप्लीट कर लिया, बी पार्ट हम वाक्य कंप्लीट करेंगे। राम स्कूल जाता है, तो इसमें हम क्या है, इसमें हम सार्थक शब्द यानी कि नॉर्मल शब्द को क्या करते हैं, का वह समूह जिससे एक स्पष्ट भाव विचार की प्राप्ति होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के कुछ भेद होते हैं, 3 आधार पर इसके भेद होते हैं। एक तो वाक्य की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, ये आप पढ़ के आते हो। ठीक है, हमको जो है रचना और अर्थ की दृष्टि से पढ़ना है। वाच्य की दृष्टि से कृत क्रम भाव वाले आते हैं, अपन को ये दोनों दो ही पढ़ने हैं सिर्फ। ठीक है, देखो, वाक्य की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वाच्य की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के द्वारा ज्ञात होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की। वाच्य क्या होता है ना, वाच्य जो होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि किसकी प्रधानता है, कौन डोमिनेट कर रहा है। कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है वो, ठीक है ना, या वो जो काम कर्म कर रहा है वो, या फिर उनका जो भाव है वो हमें वाच्य बताता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य एंड भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य क्या होते हैं, वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होने पर उसे कृतवाच्य कहते हैं। यानी कि जब जो कर्ता है, यानी कि जो वो काम कर रहा है, जब उसकी हमको प्रधानता जो है वो पता चलती है, उसकी प्रमुखता यानी कि उसकी विशेषता हमको उस पर दर्शाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं कृतवाच्य। जैसे कि श्याम रोटी खाता है, तो यहाँ पर श्याम जो है, जो कि रोटी खा रहा है, यानी कि वो कुछ काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो ये जो कर्ता है इसकी क्या हो रही है, प्रमुखता हो रही है। कर्मवाच्य क्या होते हैं, वाक्य में कर्म की प्रमुखता होने पर, जब वो काम को ज़्यादा अपने को क्या दे रहा हो, वो सेंटेंस में अपने को ज़्यादा एम्फेसाइज करके बता रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि राधा द्वारा रोटी खाई जाती है। ठीक है, तो राधा द्वारा, द्वारा बोला है कि रोटी खाई जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे वो रोटी खा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब वाक्य में कर्म की प्रमुखता होने पर, जब हम वाक्य में क्या करते हैं, कर्म को जो है प्रमुख बताते हैं, विशेष बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। राधा द्वारा समोसा खाया जाता है। ठीक है, भाववाच्य, वाक्य की भाव की मुख्यता होने पर भाववाच्य होता है। जब भाव की मुख्यता हो जाएगी तो भाववाच्य हो जाएगा। जैसे कि थकावट के कारण शाम से चला नहीं जा रहा, तो थकावट क्या हो गया भाई, उसके भाव बता रहे कि बेचारा बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो ये भाववाचक हो जाएगा। ठीक है ना, थक रहा है, उसके हाथ पैर टूट गए, तो ये भाववाचक। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से भाग 8 प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक, स्थितिवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयार्थक, निषेधार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, ये सारे होते हैं। ये तो आप आराम से बना लो। कैसे, देखो, विधानवाचक में क्या होता है, ये अच्छा आदमी है, नॉर्मल सेंटेंस विधानवाचक हो गया, खत्म कहानी, मैंने तो ऐसे याद किया है। प्रश्नवाचक में क्या, ये तो नॉर्मल है यार, प्रश्नवाचक समझ जाओगे। प्रश्न इच्छावाचक, आपकी इच्छा हो रही है वह अच्छा आदमी बने, आप ये चाहते हो, आप इच्छा है आपकी। ठीक है ना, भगवान करे तुम जीत कर ही आओ, तो ये आपकी इच्छा है। ठीक है ना, आप दिल से उसको कह रहे हो कि भाई तुम जीत के आओ। ठीक है, आज्ञावाचक, यू आर गिविंग अ इंस्ट्रक्शन टू समवन, जैसे कि इसे अच्छा आदमी बनाओ।
ठीक है, तुम मस्ती करना छोड़ दो, तुम अभी ग्लास उठाकर लाओ। तो हम आज्ञा दे रहे हैं। फिर बताता है विस्मयार्थक, अरे ये तो अच्छा आदमी है, अरे कितनी सुंदर ड्रेस है, वाह वाह बोलते हैं ना, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो उस तरीके से विस्मयाद्बोधक। निषेध में यानी कि मना कर रहे हो, ये अच्छा आदमी नहीं है, अरे यार ये नहीं कर सकता, अरे इससे होगा नहीं, ऐसे करके जब आप बोलते हो तो वो अपना इसमें होता है। संदेह हार्तक में क्या होता है, आप संदेह करते हो किसी पे, शायद ये अच्छा आदमी होगा, शायद इसने ही समोसे चुराए हैं, शायद इसने ही उसका गला काटा होगा। संकेतवाचक में आप क्या करते हो, संदेह में आप शायद ऐसे ऐसे करते हो, बट संकेत में आप क्या करते हो, यदि ये अच्छा आदमी होता तो, इस तरीके से। ठीक है, ओके। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्रित, संयुक्त। ठीक है, सरल, मिश्रित, संयुक्त। तो आपको ये याद रखना है कि किसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। सरल की वाक्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश 2023 एग्जाम में पूछा गया है कि सरल वाक्य क्या होते हैं। तो जिस वाक्य में एक ही भाव को प्रकट किया जाता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है, यानी कि जिसमें किसी जो है इसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब एक ही आपको एक ही सेंटेंस में जो है वो एक ही चीज़ का पता चल रहा है और कोई अलग चीज़ का आपको पता नहीं चल रहा है, यानी कि मैं पढ़ रही हूँ, तो ये क्या हो गया, एक सरल वाक्य हो गया जिसमें आपको एक क्रिया बताई जा रही है और कर्ता बताया जाए। मतलब श्वेता पढ़ रही है, तो श्वेता क्या हो गया, कर्ता, और वो क्या कर रही है, काम पढ़ रही है। तो जब क्रिया, इसमें क्या होता है, क्रिया और एक कर्ता होता है जिस वाक्य में, उसे हम क्या कहते हैं, उदय और विदय होना है, जिसको हम वही सेम चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक ही भाव का प्रकट किया जाता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के, मोहन विद्यालय जाता है, तो वो विद्यालय जाता है उसका काम, और मोहन, बस इतना ही चीज़ पता चल रहा है आपको, और कुछ तो पता नहीं चल रहा। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ उसके अधीन अन्य आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, यानी कि एक ऐसा जो शब्द होता है मिश्रित वाक्य, वह जिस वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, यानी कि एक मेन सेंटेंस होता है, और उसके ही आदि में, यानी कि उसको ही अपन आगे एक्सटेंड करते हो एक दूसरे सेंटेंस के साथ उसको मिला देते हो ना, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य के साथ उसके अधीन अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। कि वह, जैसे वह कौन सा मनुष्य है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस था, यानी कि प्रधान था, इसमें हमने बोल दिया जिसने महात्मा गांधी को नाम ना सुना हो। ठीक है, तो इसमें जो वह है वह कौन सा मनुष्य है, मुख्य उपवाक्य और शेष सहायक वाक्य क्या है कि जिसने गांधी जी का नाम ना सुना हो। तो मिश्रित दो दो कार्य का आपको पता चल रहा है, या दो कर्ता आप कह सकते हो कि दो कर्ता के बारे में आपको पता चल रहा है, कर्ता कह लो या फिर दो कार्यों के बारे में पता चल रहा है, तो उसको अपन क्या कह दें, मिश्रित कह देंगे। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल होता है, जुड़ जाते हैं दोनों आपस में, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त। जैसे कि आप यहाँ आएंगे, तो दिस इज़ अ नॉर्मल शब्द, इसको आपको बस ये पता चल रहा है कि हाँ वो यहाँ पर आएगा, तो ये क्या है, एक सरल वाक्य हो जाएगा। और दिल्ली जाएंगे, तो भाई दिल्ली जाएंगे, तो ये दोनों शब्दों को मिला दो संयुक्त वाक्य, जिसमें हम मेन बीच में कुछ जोड़ते हैं, जैसे कि तू और मैं एक साथ रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, संयुक्त वाक्य। ब्लूटूथ बंद कर दे, प्रश्न भी है भाई। अच्छा ओके, तो हम चलते हैं, अभी पूरा रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर हम प्रश्न करेंगे कुछ, और हम मतलब कुछ कोशिश कराते हैं कि याद हो जाए धीरे धीरे करके, हम ऐसा कुछ करते हैं कि धीरे धीरे हमको याद हो जाए। अभी वीडियो कितने मिनट का हो गया, 34 मिनट्स, कोई बात नहीं बट, नहीं नहीं मैं गलत हूँ शायद, 34 मिनट्स नहीं हुए, ठीक है चलो कोई बात नहीं। कहाँ से पढ़ेंगे अपन, वहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से अपन शुरू करना है। चलो ये है क्या, नहीं यार ये तो हो गया।
अच्छा चलो तो ठीक है, हम एक बार क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज हमने दो बार एक चीज़ को जो है वो पढ़ा है। बाकी ये जो नोट्स हैं आपको, ये शीनू भैया के नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स बिल्कुल भी नहीं है, और ये आपको पता भी चल रहा है आसानी से, तो मैं कोई वो मतलब नहीं है किसी से कि आप लोग क्या सोच रहे हो। आई डोंट इवन केयर अबाउट इट, बट येस मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि चलो शुरू करो। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर गाइस? वाक्य, अच्छा ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो देखो, इसमें क्या पूछा गया है, शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। अब यहाँ पे क्या शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, इसमें क्या करना था, वाक्य परिवर्तन कीजिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके चलिए। 15 वर्ष बीत गए। अरे 15 वर्ष बीत गए, भाई इतना दिमाग किसके अंदर होता है। लता गा रही है, क्या लता गा रही है, प्रश्नवाचक वाक्य। बिना अर्थ बदले नकारात्मक, अच्छा इसको, अच्छा उसने लिखा है कि भाई इसका अर्थ बिना बदले आप जो है इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दीजिए, नकारात्मक बना दीजिए। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, तो ये नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा मतलब वो लिख रहा है, मेंशन कर रहा है, शॉर्ट की उसे मेंशन नहीं है, तो अपन कैसे दिमाग लगा के सेंटेंस लिख सकते हैं। मयूर वन में नाचता है, संदेह वाकफ, क्या शायद मयूर वन में नाचता है, नाचता होगा, संदेह, ओके। संयुक्त में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। बादल रोता रहा और चुप हो गया। ओके तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। बाकी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करी, अगर आपको समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, नहीं तो नोट्स को देखें, नहीं तो आप शीनू भैया से जाके समझें, आपको आराम से याद हो जाएगा। बाकी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।